AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया। आप तीनों ही मेहमानों का मुनाफे की मंडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले नवनीत जी आपके पास आना चाहेंगे। ठीक है, दिनेश जी से शुरुआत कर लेते हैं और सोने के साथ ही हम शुरुआत करेंगे। देखिए, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रैली कुछ दिनों से हमने सोने चांदी में देखी और फिर एक आया प्रेशर का यहाँ पर दौर और बड़ा करेक्शन सोने और चांदी दोनों में ही देखने को मिला। सबसे पहले सोने की बात कर लेते हैं। आज अच्छी खासी रैली नजर आ रही है M6 पर। सोने का जो अप्रैल वायदा है वो करीब 1,60,000 के करीब पहुंच गया है। 5,000 रुपए से ज्यादा की तेजी है और 3% से ज्यादा का उछाल आज हम सोने में देख सकते हैं। वहीं कॉमिक्स की बात करें तो $5,100 ऑन्स के पास सोना है। भारी बिकवाली के बाद फिर से खरीदारी का दौर यहां पर शुरू हो गया है। लेकिन ये तेजी क्यों है? निचले स्तरों से हम देख रहे हैं खरीदारी यहां पर आई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बढ़ रहा है लगातार, उससे सेफ हेवन की डिमांड यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। यूएस और ईरान में तनाव की आशंका से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही अमेरिका की जो सेना है अरब सागर में, वहां पर उन्होंने ईरान के ड्रोन को गिरा दिया है। नए फेड चेयरमैन की नियुक्ति के बाद जो दरों में कटौती की संभावना है वो थोड़ी सी यहां पर कम होती हुई नजर आ रही है और अभी भी बाजार को आगे चलकर 2 कटौती का यहां पर उम्मीद है, आशंकाएं लगाए बैठे हैं। साथ ही अमेरिका के लेबर डेटा पर भी यहां पर नजर है। तो तमाम ये फैक्टर्स जिसके चलते आज हम सोने में अच्छी तेजी देख रहे हैं। दिनेश जी, एक बड़ा करेक्शन और फिर से हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन की डिमांड बढ़ गई है। सोने की इस तेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं और कौन से लेवल्स अब आप यहां से आते हुए सुझाएंगे सोने में? जी बिल्कुल, जैसे सारे कारण आपने बताया है कि तनाव बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, ब्याज दरें कम होने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। तो ये जो सारे कारण है ये गोल्ड के प्रीमियम को निरंतर ऐड करते जा रहे हैं और ये रैली बिल्कुल सस्टेन हो रही है। बट एक जबरदस्त वोलेटिलिटी का दौर हमने देखा। $5600 से एक तेज गिरावट, जहां पर $4400 पर सीधा सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नजर आया। $4400 से फिर एक बड़ी तेजी, तो दोबारा 5100 के आसपास आया। मतलब ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो अब हम 5600 के काफी करीब आ गए और 4400 से काफी दूर चले गए। मतलब $700 की रैली बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्विक आई। मैं तो यूं कहूंगा कि इसी हफ्ते में आई है। बट हमारे यहाँ जो एक MCX में जो 190 195 जो गोल्ड गया था, 1,90,000 1,95,000, वहां से अभी 1,60,000 हमें देखने मिल रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रीमियम इंटरनेशनल मार्केट पर इंडियन मार्केट में नजर आया है। साथ ही साथ में जो हमारा रुपया है ये करीब करीब 2.5% मजबूत हुआ है। तो इन सारे कारणों के चलते ऊपर के लेवल से अभी भी हमारे एमसीएक्स की लेवल काफी ज्यादा नीचे नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से तनाव बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर गोल्ड में अभी हाल फिलहाल वो मंदी हमें नजर नहीं आनी चाहिए। आई थिंक 1,59,000 1,59,200 के आसपास जो एमसीएक्स का अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का वायदा है, वहां पर एक बार खरीदारी दोबारा लौट कर आ सकती है। 1,58,000 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1,61,000 और 1,63,000 के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है जो मोमेंटम निचले लेवल से कंटिन्यू हुआ ये बरकरार रह सकता है। और कॉमेक्स में जिस हिसाब से तेजी आई है, जिस हिसाब से मूव आया है, मुझे लगता है हम जल्द से जल्द 5200 $5200 वहां देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 5200 से 5250 के लेवल्स यहाँ पर कॉमिक्स पर आप देख सकते हैं। और M6 की बात करें तो यहाँ पर 1,59,300 के लेवल पे आप खरीदारी की राय सुझा रहे। 1,61,000 से 1,63,000 तक के टारगेट यहाँ पर आपको मिलेंगे और 1,58,400 के नीचे का एक SL आपको मेंटेन करना होगा। नितिन जी, आपको क्या लगता है ये रैली कितना सस्टेन करेगी तमाम फैक्टर्स को देखते हुए? और उम्मीद है कि आपका एक बर्थडे तो हो चुका है, लेकिन अब जो मार्च में आपका रियल बर्थडे आने वाला है उसके लिए क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं सोने में? नमस्कार मैम। देखिए, जो मार्जिन कॉल्स होती हैं, जब जिस समय मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि लोग ऑप्शंस की तरफ मूव कर जाते हैं। और ग्लोबली हमने देखा कि ऑप्शंस में ट्रेडर्स का रुझान बढ़ रहा था, क्योंकि डेली आप देख रहे थे भाव बढ़ रहे थे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये जो ऑप्शन सेल कर रहे होते हैं ये बैंकर्स होते हैं और मार्केट मेकर्स होते हैं, जिनको डेल्टा हेजिंग करके ऑप्शंस आपको बेचने होते हैं। अब हुआ क्या कि जब थोड़ी सी गिरावट आई थर्सडे को लंदन पीएम फिक्सिंग ऊपर नीचे होने की वजह से, तो सेलर्स ने कॉमिक्स में सेल करना शुरू किया। और उसकी वजह से जो ट्रेडर्स थे, जिन्होंने मार्केट मेकर्स थे, जिन्होंने काउंटर कोट्स दे रखे थे, उन्हें अपने फ्यूचर्स एडजस्ट करने के लिए उन्हें भी सेल करना पड़ा। और मार्केट चूंकि ओवर लीवरेज था तो वहां पे हमने सेलिंग आते हुए देखी। लेकिन अब तृप्ति जी, जो ट्रेडर्स हैं, जो सिल्वर में 60% मार्जिन देके बैठा है,
या गोल्ड में हैवी मार्जिन देके बैठा है, वो इतनी जल्दी हिलने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट में बेस जो है वो बन चुका है और डेफिनेटली मेरा जो रियल बर्थडे है वो भी $5400-5500 के ऊपर ही मनेगा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपका बर्थडे 5400-5500 तक ही आए और सही बात है कि काफ़ी प्रीमियम हो गया और जो लोग 60% तक के मार्जिन्स लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं वो इतना जल्दी यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। नवनीत जी, आपकी क्या सलाह होगी? सोने में ये तेज़ी आप कितना सस्टेन होते हुए देख रहे हैं और कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं अब सोने में आते हुए? वेल, केडिया जी काफी महंगा बर्थडे मना रहे हैं। दोनों ही तरह के निवेशक, तेजी वाले भी मंदी वाले, थोड़ा सा परेशान है। केडिया जी के मार्च के सेलिब्रेशन को लेके भी हम भी चिंतित है कि अगर ये 5400-5500 आ गया तो अब किस दिशा में बजा जाए। बट नेवरदलेस हमें एक अच्छा रिबाउंड देखने मिल गया है। 4500 से 5100 तक का स्तर आ चुका है। मुझे लगता है कि अगर 5050 नीचे में फिर ब्रेक होगा तो एक नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग शुरू होगा। करीब 150 से $200 का सेलिंग आ सकता है। तो भाई ये लेवल पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ फिर से, क्योंकि एक डेड कैट बाउंस या हमें रिबाउंड ऑलरेडी देखने मिल चुका है और यहाँ पर एक वी शेप रिकवरी या फुल रिवर्सल मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत अनिश्चितता दूर होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मार्केट से हट गया है। जो एक्स्ट्रा फ्रॉथ बिल्टअप हो गया था वो भी कहीं ना कहीं गायब हुआ है। तो ओवरऑल ये रिबाउंड अच्छा था, खेलने लायक था। बट नाउ थोड़ा सा वापस कॉशियस और थोड़ा सा एक ऐसा अप्रोच लेना चाहिए कि रिबाउंड खेल लिया तो प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना चाहिए। एंड 5050 विल बी वेरी क्रिटिकल। उसके नीचे अगर क्लोज आता है तो आपको 2-4 दिनों के अंदर ही 4900 के नीचे के स्तर फिर देखने मिल जाएगी। तो ओवरऑल गोल्ड सिल्वर दोनों ही में एक रीजनेबल रिबाउंड के बाद कॉशियस टोन्स के साथ चलना चाहूंगा कुछ दिनों के लिए। ठीक है, कुछ दिनों के लिए आप यहाँ पर कॉशियस स्टांस के साथ चलेंगे और 5050 का लेवल यहाँ पर आप अहम बता रहे हैं सोने के लिए। चलिए चांदी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर चांदी में भी अच्छी तेज़ी फिलहाल नज़र आ रही है। M6 पर जो सबसे ज़्यादा काउंटर चल रहा है वो चांदी है। करीब 4.5% की तेज़ी के साथ 2,80,000 के लेवल पे फिलहाल चांदी में कारोबार हो रहा है। वहीं कॉमिक्स की बात करें तो $87 के आसपास यहाँ पर कारोबार है। करीब 5-5.5% की तेज़ी इस वक्त यहाँ पर भी नज़र आ रही है और प्रेशियस मेटल्स की डिमांड फिर से बढ़ गई है। जो इंडस्ट्रियल डिमांड है चांदी में वो भी लगातार मजबूत बनी हुई है। वही सारे फैक्टर्स लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से यहाँ पर फिर से जो सुरक्षित निवेश है उसकी मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है और सप्लाई की जो किल्लतें हैं वो फिलहाल अभी भी चांदी को लेकर बरकरार है। सोमानी जी, क्या लगता है चांदी में इन लेवल्स पे खरीदारी करना चाहिए? एक बड़ा करेक्शन आ गया है जिस तरह से आप लगातार हमारे सारे मेहमान लगातार बोल रहे हैं कि इन लेवल्स पे थोड़ा सा कॉशियस होना था और एक बड़ा करेक्शन भी हमने चांदी में देखा। इस वक्त निवेशक क्या करे चांदी में? क्या यहाँ से आप खरीदारी कर ले, आगे जाके और अच्छे लेवल्स आते हुए नजर आ रहे हैं? जी, नवनीत की बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है। डेड कैट जो बाउंस आया है, मुझे लगता है ये प्रोबेबली सिल्वर में आया है। नीचे के लेवल जो थे 2,25,000 के छुए हैं। ऊपरी लेवल से करीब करीब 2 लाख रुपए सिल्वर नीचे आई और वहां से 55,000 60,000 रुपया ऊपर ट्रेड कर रही है। 285,000 के अराउंड मुझे यहाँ पे ट्रेड दिखता है। भले ही इंट्राडे में आप ट्रेड करें, लेकिन यहाँ पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि हाल फिलहाल इसने अप ट्रेंड दोबारा रिज्यूम किया है नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक अगर 3,20,000 से ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है 50% के ऊपर उसका फॉल से वो बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा इंट्राडे ही ट्रेड करे और पोजीशन जो है कैरी फॉरवर्ड ना करे, क्योंकि 4-6-8% की जो सर्किट है सिल्वर में अब काफी आम बात हो चुकी है। तो यहाँ इंट्राडे में मुझे लगता है कि 2,78,000 जो कल का ऑलमोस्ट हाई था, वहां अगर आता है तो सिल्वर में एक बार खरीदारी की जा सकती है। 2,91,000 का एक जो गैप है जो फिल होना बाकी है, आई थिंक 2,91,000 मुझे अपसाइड पॉसिबली आज या कल नजर आता है। 2,74 का स्ट्रिक्टली इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है और जिस तरह से आप बता रहे हैं 8 और 10% के सर्किट्स तो अब आम बात हो गई है चांदी के लिए। इंट्राडे की ही कॉल ले, कोई भी पोजीशन यहाँ पर आप आगे के लिए कैरी ना करें। इंट्राडे की कॉल यहाँ पर सोमानी जी ने दी है। 2,78,000 के लेवल पे खरीदारी करिए 2,91,000 के लिए और यहाँ पर आपको एक एसएल स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा 2,74,000 का। 2,91,000 तक के टारगेट्स आज और कल में आते हुए आपको चांदी में नजर आएंगे। नितिन जी, आपकी क्या सलाह होगी चांदी को लेकर? चांदी में तो हमारी थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच है। उसका कारण क्या है कि लोगों ने 3,80,000 रुपए से लेके 2,80,000 रुपए तक चांदी कंटिन्यूअसली बाय करी है और संडे को वो और मंडे को सिर्फ ये प्रे कर रहे थे हमारा भाव आ जाए और निकल जाए। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे वैसे वैसे चांदी में हम देखेंगे लोगों को एग्जिट करते हुए
और वो प्रेशर बना रहेगा, और वो मुझे लगता है कि 10 या 11 फरवरी तक सारा प्रेशर ईज हो जाएगा। बाइंग थोड़ी सी आज विजिबल है एमसीएक्स के अंदर, क्योंकि कल तक एमसीएक्स जो है चांदी में 7,000 रुपए के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था, आज जो है 11,000 रुपए के प्रीमियम पे है। दैट मीन्स की बायर्स आर बैक टू पवेलियन, और ये हमने आज चाइना में भी बाइंग आते हुए देखी है। तो मेरा मानना है कि जिनके पास फिजिकल है वो डरे नहीं, 15 तारीख तक स्क्रीन ना देखे, और 15 के बाद जो है बैक टू नॉर्मल होगा, और प्रोबेबली हम 3.25 लाख और 3.5 लाख के बीच में रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है पूरे फरवरी उस तरह की क्रेजीनेस जैसे हमने दिसंबर और जनवरी में देखी है, वो थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, चांदी पर आपने भी ये सलाह दी, लेकिन एक क्वेश्चन और करना चाहती हूँ नितिन जी आपसे। क्या लोग इस वक्त जिस तरह की गिरावट 30% तक की गिरावट चांदी में आ गई है, 2 लाख तक की गिरावट हमने देख ली है, क्या आप फिजिकल बायर्स यहाँ से खरीदारी करना शुरू कर दी उन्होंने? क्या उन्हें अब यहाँ से लग रहा है कि नहीं इन लेवल्स पर ले लेना चाहिए, आगे जाके हो सकता है इंडस्ट्रियल डिमांड तो काफ़ी मजबूत है तो चांदी के भाव फिर से बढ़ जाए? कल हमने देखा था, क्योंकि कल परसों तक जो प्रीमियम चल रहा था हाजिर बाजार में, वो चल रहा था एमसीएक्स के ऊपर 2 से 3 हजार रुपए का, जो कि बता रहा था कि बाजार के अंदर जो निवेशक है वो लौट के आ चुके हैं और बड़ी मात्रा में वो चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। तो वो हम देख ही रहे हैं कि फिजिकल के अंदर जो है वो डिमांड बनी हुई है, ईटीएफ के अंदर वो डिमांड अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए, हो गई सोने चांदी पर चर्चा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और क्रूड और बेस मेटल्स पर भी हमारे मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। जल्द वक्त हो गया है कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। देखिए, कच्चे तेल में भी आज तेजी नजर आ रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $68 के करीब पहुंच गया है, वहीं WTI क्रूड $64 के आसपास कारोबार कर रहा है। दोनों में ही करीब आधे % से ज्यादा की तेजी इस वक्त आप देख सकते हैं। M6 पर अगर क्रूड का भाव देखें तो 5,800 रुपए के करीब यहाँ पर कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है। कई सारी वजह कच्चे तेल पे तेजी की। जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर बरकरार है, साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से लगातार टकराव बढ़ रहा है, अब यहाँ से तनाव और बढ़ने की आशंकाएं बढ़ गई है। अमेरिकी सेना ने अरब सागर में ईरान के ड्रोन को गिराया, उसके बाद ईरानी गनबोट्स के यूएस वेजल के पास पहुंचने से भी अब ये तनाव गहराता हुआ दिख रहा है। साथ ही एपीआई जो अमेरिका का डेटा आया है उसमें क्रूड इन्वेंट्री में गिरावट देखी गई है, जो कि जून के बाद बड़ी गिरावट है। साथ ही ओपेक प्लस को मार्च से यहाँ पर अब डिमांड में बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो कई सारे फैक्टर्स कच्चे तेल के लिए भी काम कर रहे हैं। एक एक करके सलाह ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से भी। नवनीत जी, कच्चे तेल के लिए भी कई सारे फैक्टर्स है और जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच फिर से टेंशन गहरा रहा है, उसके चलते हम थोड़ा सा यहाँ पे अपलिफ्ट प्राइसेस में देख रहे हैं कच्चे तेल के लिए। क्या रणनीति यहाँ से होगी और अब कौन से लेवल्स अब आते हुए देख रहे हैं कच्चे तेल के लिए? कल काफी उठापटक का माहौल कच्चे तेल में भी रहा है, जहां पे हमने गोल्ड एंड सिल्वर को एक साइड बड़ा फॉल और उसके बाद रिबाउंड होते हुए देखा है। सिमिलरली कच्चा तेल करीब करीब $67 से गिरते गिरते $60 तक आ गया था और रिबाउंड हो गया अभी $63 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से काफी सारे फंडामेंटल फैक्टर्स आप ऑलरेडी बता चुके हैं और लगता है कि 60 का जो बेस है वो धीरे धीरे बनता हुआ नजर आ रहा है, या 5,500 5,550 का एक लेवल एमसीएक्स पे जो एक रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर रहा था पिछले 8-9 महीने से, वो एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा और प्राइसेस इवेंचुअली 6,100 6,200 तक भी जा सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर रहेगी कच्चे तेल में, और मुझे लगता है कि जो करंट 100-150 रुपए का रनअप हमने देखा है उसका अगर माइनर रिट्रेसमेंट भी आता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, जहां पर आप प्राइसेस को करीब 6050 इमीडिएट लेवल पे जाते देख सकते हैं। अभी 5,900 5,800 के आसपास चल रहा है। मे बी एनीवेयर बिटवीन 5,750 एंड 5,700 विल बी अ गुड रेंज टू बाय। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर आपने सुझाई है कच्चे तेल पर और प्राइसेस को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है कई सारे फैक्टर्स के चलते। दिनेश जी, आपकी क्या सलाह होगी? कच्चे तेल में इन लेवल्स पे खरीदारी करना चाहिए, आगे जाके और अच्छे लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे तमाम फैक्टर्स के चलते? जी बिल्कुल, जियोपॉलिटिकल टेंशन एक ही मात्र रीजन है जो क्रूड के प्राइसेस को निरंतर स्पाइक करता है और प्राइसेस वहां से ऊपर जाती है। लेकिन निचले स्तर अगर हम देखते हैं तो काफी अच्छा बाउंस मिला है। 5,200 रुपए का लेवल था क्रूड का, वहां से करीब करीब 6,000 रुपए के लेवल क्रूड में हमने आते हुए देखे, करेक्टिव फेज आता हुआ देखा दोबारा, जहां 5600 के आसपास के लेवल्स देखे हैं। तो आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा डिप पे मिलता है, तो टेक्निकली काफी ज्यादा साउंड है। फंडामेंटल्स में भी बहुत ज्यादा इसके बदलाव नहीं है, सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन प्राइसेस को पुश करने का प्रयास कर रहा है। 5710 5715 ये लेवल मुझे लगता है प्रोबेबली इवनिंग सेशन में आना चाहिए। इन लेवल के दरमियान कहीं पर भी आप बाइंग की जा सकती है। 5820 और हो सकता है इस वीकेंड तक हम 5100 के लेवल्स भी देखें, लेकिन 5645 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए।
ठीक है, बाय ऑन डिप्स की राय आप भी दे रहे हैं यहाँ पे, और 5710 से 5715 के लेवल्स के बीच अगर मिलता है तो 5820 के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। एक स्ट्रिक्टली एक एसएल आपको मेंटेन करना होगा यहाँ पर 5645 का। ठीक है, कच्चे तेल पर ये राय होगी। अब चर्चा कर लेते हैं बेस मेटल्स की। तो देखिए, बेस मेटल्स में भी हमने देखा था जिस तरह की सारी कमोडिटीज़ में हमने देखा कि एक अच्छी तेज़ी नज़र आई, फिर वॉलीटिलिटी आई, एक बड़ा करेक्शन दिखा, और फिलहाल आज के सेशन की बात करें तो बेस मेटल्स में आज थोड़ा तेज़ी पर ही कारोबार हो रहा है। कॉपर में करीब 1% की तेज़ी है, 1230 रुपए के आसपास यहाँ पर हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। फिलहाल 1300 के आसपास हम देख सकते हैं कि कॉपर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जिंक की बात करें तो यहाँ पर भी करीब आधे से 1% के बीच की तेज़ी नजर आ रही है। एल्यूमिनियम में भी करीब करीब यहाँ पर 0.5% की तेज़ी देख सकते हैं। 316 के लेवल पे यहाँ पर भी कारोबार हो रहा है। आपको नवनीत जी बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है? इन लेवल्स पे खरीदारी करके रख ले, क्योंकि कॉपर में भी अच्छी रिकॉर्ड रैली हमने देखी थी। फिलहाल प्राइसेस 1293 के लेवल पे कारोबार कर रहे हैं। वेल, बेस मेटल के इंट्रिंसिक फंडामेंटल्स में कोई खास चेंज नहीं है पिछले 15 दिनों में, बट चेंज आया है सिल्वर के प्राइसेस में और सिल्वर का जो मोमेंटम है उसके अंदर। इस चक्कर में हमने देखा कि कॉपर के प्राइसेस भी दबाव में आ गए थे पिछले कुछ दिनों में, और वहां से रिबाउंड होकर वापस करीब करीब ऑलमोस्ट 1300 के स्तर के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 13,500 के क्रिटिकल रेजिस्टेंस के आसपास है एलएमई पे, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से मार्केट सस्टेनेबली इसको ब्रीच करके होल्ड कर पाएगा। तो तीनों ही कमोडिटी कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम में मुझे लगता है एक अच्छा खासा रिबाउंड हम देख चुके हैं, और थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा सा एक नेगेटिव रिट्रेसमेंट अगले 2-1 दिनों में देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखता हूँ पूरे ही मेटल्स कॉम्प्लेक्स में। मीडियम टर्म की अवधि में तेजी जरूर होगी, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि वापस एक छोटा सा प्रेशर आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉशियस स्टांस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बेस मेटल्स में, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको दिखे। सोमानी जी, आपकी क्या पसंद रहेगी बेस मेटल्स में? क्या आपको भी लगता है कि कॉपर यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका है, तो अब थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर बेस मेटल्स में भी आता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में? एक बड़ी वोलेटिलिटी का दौर हमने ऑलमोस्ट देख चुके हैं। 1480 का हाई जाने के बाद 1155 के लेवल्स हमने देखे कॉपर में, और मात्र ये 8 से 10 दिनों में सब कुछ हो चुका है। तो मुझे लगता है एक बड़े फेज, बड़ी तेजी मंदी के बाद में प्राइसेस में कुछ हद तक कंसोलिडेशन जरूर हो जाता है, और जो पुल बैक रैलीज 1155 से 1300 1305 के आसपास आई है, जैसे नवनीत ने कहा है कि एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है, तो आई थिंक 1306 1307 ये लेवल्स पर कॉपर में एक बार बिकवाली दोबारा लौट कर आ सकती है। इन लेवल पर बाय करने से थोड़ा सा दूर रहे। यहाँ डाउनसाइड मुझे लगता है कि 1280 1265 के लेवल्स प्रोबेबली ये दिखा सकता है। 1316 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके आई थिंक यहाँ से 8 से 10 रुपया बढ़ता है तो बिकवाली का रुख बनाना चाहिए। कॉपर में शॉर्ट करने की सलाह आप यहाँ पर दे रहे 1306 से 1307 के लेवल्स के लिए और 1285 के टारगेट्स के लिए। एसएल आपको 1315 के ऊपर का एक मेंटेन करना होगा, लेकिन कॉपर में शॉर्ट की सलाह यहाँ पर सोमानी जी की तरफ से। चलिए, नेचुरल गैस पर भी एक सलाह ले लेते हैं, क्योंकि देखिए जो मंडे का सेशन था वहाँ पर हमने एक बड़ी बिकवाली करीब 25% से ज़्यादा का कोलैप्स यहाँ पर नेचुरल गैस में आता हुआ दिखा, जो कि 1995 के बाद एक बड़ा ड्रॉप था, और जो रिवर्सल यहाँ पर वेदर को लेकर आया है उसकी वजह से ये एक बड़ा शॉर्ट फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिला। नेचुरल गैस में क्या रणनीति यहाँ से बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल्स हमने यहाँ पर देखे और काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है नेचुरल गैस का। यहाँ पर नवनीत जी क्या सलाह होगी? नेचुरल गैस में इन लेवल्स पे ट्रेड करना चाहिए? नवनीत जी, आप सुन पा रहे हैं? वेल, नेचुरल गैस में हम रीजनेबल वोलेटिलिटी का दौर हम देख चुके हैं, और जहां जैसे जैसे वेदर अपडेट आते जा रहे हैं, माइल्ड वेदर पे प्राइसेस अच्छा खासा करेक्शन दे रहे हैं, और थोड़ी भी सीवियरिटी देख रही है तो प्राइसेस 20 से 25% की बढ़त दिखा रहे हैं। तो हमें इस हफ्ते में देखने मिला है कि वेदर थोड़ा सा माइल्ड रहेगा, इन्वेंट्री ठीक ठाक है, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक अच्छा दबाव देखने मिल रहा है। मुझे लगता है अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। करीब करीब $3 के आसपास नेचुरल गैस अवेलेबल है, या डोमेस्टिक स्तर में कहूँ तो 300 रुपए के आसपास अवेलेबल है। यहाँ से अगर वेदर फोरकास्ट थोड़ा भी अगर बेटर होता है तो हमें करीब करीब 20 से 25 रुपए का बाउंस देखने मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड ये कहता है कि 290 के स्टॉप लॉस से बाय किया जाए, एंड 320 325 तक के टारगेट आपको रिबाउंड में देखने मिल सकता है। ठीक है, नेचुरल गैस पर ये सलाह नवनीत जी की तरफ से आती हुई। चलिए, एक खबर है पाम ऑयल इंपोर्ट को लेकर। यहाँ पर जनवरी में पाम ऑयल इंपोर्ट बढ़ा है। जनवरी का जो इंपोर्ट रहा है वो 51% का उछाल यहाँ पर हमें देखने को मिला, जो कि 4 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुँच गया है। यहाँ पर जो सोया ऑयल
की कीमतें हैं उनके जो दाम है उसके मुकाबले यहाँ पर रिफाइनरीज ने खरीद यहाँ पर बढ़ा दी है और जो सोया ऑयल का इंपोर्ट है वो घटकर 19 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। जनवरी में पाम ऑयल इंपोर्ट जो रहा है वो 7.66 लाख टन रहा है। सोमानी जी, आपकी राय इस पर जानना चाहेंगे। जिस तरह से इंपोर्ट में तेजी आई है, 4 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है, क्या ये ट्रेंड अगले कुछ दिनों में भी जारी रहेगा? क्या सलाह होगी पाम ऑयल पर आपकी? मुझे लगता है एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स बहुत समय से सप्रेस था और अचानक से हमने तेजी आते हुए देखी है। सीवोर्ड जो 50 और $51 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां $54 से $55 के वहां पे भी प्राइजेस हो रहे हैं। और सेकेंडली हमारे यहाँ जो तेल इंपोर्ट होता था ब्राजील और अर्जेंटीना से, हमारा जो रुपया है ये 88-89 लेवल से ऊपर 92 के आसपास चला गया, तो इंपोर्ट कॉस्ट भी करीब 3 से 4% बढ़ चुकी थी, जिससे काफी ज्यादा शिपमेंट कैंसिल भी हुए। तो हमारे यहाँ जो इंपोर्ट आने वाला तेल था वो कुछ हद तक के रुक गया। इसी के चलते पाम ऑयल में इंपोर्ट ज्यादा बढ़ा है और डोमेस्टिक प्राइसेस में तेजी आई है। सोयाबीन के भी रेट हमने जैसे देखे कि डाउन साइड जो 5200-5300 लेवल थे वो करीब करीब 59-5800 के लेवल हमें देखने मिले हैं। तो ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है कि ऑयल सीड काउंटर में ये तेजी जो आई है ये कुछ समय तक की तेजी और बरकरार रह सकती है। ठीक है, कुछ समय तक तेजी यहाँ पर आगे भी बरकरार रह सकती है पाम ऑयल को लेकर। चलिए, इसी के साथ मुनाफे की मंडी को यहीं समाप्त करेंगे। नवनीत जी और सोमानी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा के लिए शुक्रिया। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। नमस्कार।